नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDAE 182 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा स्वरों के प्रकार। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, जो कि प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि आखिर स्वर हैं क्या, स्वर की क्या परिभाषा है। तो जिन बच्चों ने पहले और दूसरे चैप्टर के लेक्चर को सुना होगा, उन्हें स्वर की परिभाषा बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमने स्वरों की परिभाषा पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या कहती है किताब। तो देखो, स्वर ना वो ध्वनियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वयं उच्चारित होती हैं, जबकि जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी कि हमने ये पढ़ा था, अगर हम बात करें स्वरों की, तो हिंदी में देखो एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे अ आ ई उ ए ये सब क्या है? ये सब स्वर हैं। तो स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जो अपने आप उच्चारित होती हैं, जबकि जो व्यंजन हैं वो उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था आपको, हर एक व्यंजन में आ स्वर तो लगा ही होता है। तो ये वाली जो परिभाषा है, ये ज़्यादातर भाषाओं में स्वरों के लिए मान्य है कि जो स्वर हैं उनकी ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं? स्वयं निकलती हैं। जबकि जो व्यंजन है वो किसके सहारे आते हैं? स्वर की सहायता से आते हैं। अगली बात अगर आप बात करोगे तो कुछ भाषाएं हैं एक्सेप्शनल। कुछ भाषा अपवाद स्वरूप, अगर बात करें आप रोमानिया की, चौक की, तो ये कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें स्वर का प्रयोग या तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं ही है। लेकिन अधिकतर भाषाएं आप देखोगे तो उसमें स्वर का प्रयोग होता है, यानी कि वोवल का प्रयोग होता ही है। हिंदी में भी आप देखो, वोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में स्वर हैं, व्यंजन हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब तक हम बात करें अगर भाषा विज्ञान की, तो भाषाओं में मोस्टली अधिकतर भाषाओं में स्वर और व्यंजन होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन रोमानिया भाषा की बात करोगे, चौक भाषा की बात करोगे, तो इसमें स्वर का प्रयोग बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है। भारत में अगर स्वर और व्यंजनों के प्राचीन काल के इतिहास की बात करोगे, तो आपको ऋषि पतंजलि के भाष्य में इसका उल्लेख मिल जाएगा। तो कोई आपसे पूछे स्वर की क्या परिभाषा है, तो क्या बताओगे? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं, जबकि व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। ठीक है भाई, लगभग प्रत्येक भाषा में यही है। इसके अलावा जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलो आ, जैसे आप बोलोगे आ, तो जो वायु है आपके अंदर से, वो बाहर जो निकलेगी वो बिना किसी रुकावट के निकलेगी। देखो, ये सारी चीज़ें फील करने वाली हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, आप अगर इन्हें फील करोगे तो चीज़ समझ में आएगी, वरना हिंदी बहुत टफ हो जाएगी आपके लिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और सभी स्वरों का उच्चारण, जितने भी हिंदी में वोवल्स हैं, जितने भी हिंदी में स्वर हैं, उनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है। केवल ई को छोड़कर और ऊ को छोड़कर अधिकांश स्वरों के उच्चारण में मुख जो है विवर में हवा प्रकंपित होती है। देखो, विवर का मतलब क्या होता है? विवर का मतलब होता है घुमाव। तो ज़्यादातर आप स्वर बोलोगे ना, तो जो हवा है वो घुमाव के माध्यम से, आप गले में अगर फील करोगे तो हवा एक ना घुमाव के माध्यम से बाहर निकलेगी। स्वरों का उच्चारण एक निश्चित स्थान से नहीं होता है, बल्कि पूरे मुख के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की इससे गूंज होती है। यानी कि जब आप हर स्वर को बोलोगे तो हर स्वर ना मुंह के अलग अलग क्षेत्रों से, मुंह के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जो कि आगे अभी चैप्टर में बताया जाएगा। तो इतनी बात पता चल गई आपको स्वर क्या है। स्वर सबसे पहले उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वरों की, तो स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, केवल बड़ी ई को छोड़कर और बड़े ऊ को छोड़कर। ठीक है भाई। और अधिकांश स्वरों के उच्चारण मुख विवर में हवा प्रकंपित होती हुए बिना निकलती है। विवर का मतलब मैंने आपको बताया, घुमावदार। ठीक है भाई। अब स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। ओष्ठ, मात्रा, कौवे की स्थिति, यानी कि 4 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखो, किसी भी स्वर के उच्चारण में जीभ की स्थिति क्या है?
जीभ का कौन सा भाग प्रभावित कर रहा है। और जीभ के भी भाग को 3 भागों में बांटा गया है, एक अग्रभाग यानी कि आगे वाला भाग, एक मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग, और एक पश्च भाग यानी कि बाद वाला भाग। तो जो जीभ है ये तालु के साथ मिलकर क्रिया करती है। ठीक है भाई, तो जीभ की स्थिति स्वरों के उच्चारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरे नंबर पे आता है होठ यानी कि ओष्ठ। ओष्ठ को व्रताकार करके स्वरों का उच्चारण हो तो उसे व्रतमुखी कहा जाता है, यानी कि जब आप किसी स्वर को बोल रहे हो और होठ पूरी तरीके से एक सर्कल में घूम जाता होगा तो उसे हम कौन से स्वर कहेंगे, व्रतमुखी स्वर कहेंगे, क्योंकि व्रत का मतलब भी एक सर्किल ही होता है। ठीक है भाई, तो हिंदी में छोटा ऊ बड़े ऊ, छोटा ओ बड़े ओ यानी कि ओ, ये इस प्रकार के स्वर हैं कि जब आप इन्हें बोलोगे तो आप अपने होठों की स्थिति देखना, आपका जो होठ है ना वो गोल गोल हो जाएंगे। तो जैसे आप बोलो ऊ ओ, तो ये सब क्या है, ऐसे बोलते समय आपके होठ कैसे हैं भाई, तो वृत्ताकार हो जाएंगे। तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर भी वर्णों को स्वरों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले जीभ की स्थिति के आधार पर, फिर ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ऐसी मात्रा, मात्रा से आशय स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है, यानी कि जब आप स्वर को बोलोगे तो उसमें समय कितना लग रहा है, इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर वो हैं जिनके बोलने में समय ज़्यादा लगता है। और अंत में है कौवे की स्थिति। अब देखो, ये कौवा पक्षी वाला कौवा नहीं है, जो आपके मुंह के गले में ना तालू होता है, तालू, उसे ना कौवे कहा जाता है। तो कौवे की स्थिति के आधार पर मौलिक और अनुनासिक 2 भेद होते हैं। ठीक है भाई, जब कौवा ऊपर उड़ जाता है तो पूरी हवा मुंह से निकलने में सहायक होता है। इसके लिए आपके एग्जाम्पल है आ ई। इन्हें मौलिक स्वर भी कहा जाता है। जबकि आप अंग की बिंदी वाले पढ़ोगे तो इसमें कौवा बीच में ही लटका रहता है, तो यह हवा को थोड़ा ना नाक के सहारे निकालता है, इसलिए इसे अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है। तो कौवा का मतलब क्या होता है, जो हमारे गले में तालु का है उस तालु को हम कौवे भी कहा जाता है। इसके आधार पर जो स्वर हैं कितने प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार के हैं, एक मौलिक स्वर और एक अनुनासिक। अनुनासिक वो है जब हम किसी स्वर को बोलते समय जो हवा है वो नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है तो हम क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। लेकिन ऐसे स्वर जिन्हें हम बोल रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, तालु जो है हमारी पूरी तरीके से ऊपर उड़ जा रही है और सारी हवा मुंह से ही बाहर निकल रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मौलिक स्वर कहेंगे। तो अब तक बात सिर्फ इतनी सी है, हमने स्वरों की परिभाषा को पढ़ा और स्वरों का जो वर्गीकरण किया, स्वरों को जो भागों में बांटा है वो जीभ की स्थिति, होस्ट की स्थिति, समय के हिसाब से और कौवे की स्थिति के आधार पर बांटा है। अब हम बात करने वाले हैं कि हर स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो हमारा प्रयास होता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। तो जैसे आप बोलो आ, तो जैसे आप आ बोलोगे तो इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कुछ ऊपर उठेगा। जैसे आप बोलो छोटे आ से अनार वाला जो होता है, इसे आप ऐसे बोलो आ, तो जैसे आ बोलोगे आप, जीभ का बीच वाला भाग कुछ ऊपर उठेगा और होठ कुछ खुल जाएंगे, तो इसे अर्ध विवृत मध्य स्वर कहा जाता है। और विवृत का मतलब मैंने बताया था आपको, घुमावदार, और अर्ध का मतलब होता है आधा। यानी कि जब आप बोलोगे अ, तो आ में ना जो हमारा जो मुख है वो आधा खुलेगा। इसके उच्चारण में जीभ का जो बीच वाला भाग है कुछ ऊपर उठेगा और होठ कुछ खुल जाएंगे। और ज़्यादातर जो शब्द हैं उसमें आ अपने आप में मिला होता है, जैसे आप बोलो अनाज, अब, कमल, सरल। तो इन शब्दों में जो आ का उच्चारण है वो शब्दों के आरंभ में भी हुआ है, शब्दों के मध्य में भी हुआ है। ठीक है भाई, तो जब जो स्वर जीभ के मध्य भाग के कुछ ऊपर उठते हैं या होठ खुल जाते हैं उसमें, उसे अर्धविवृत कहते हैं, जैसे कि आ। अब आप बोलो आ, यानी कि बड़े आ से आम वाला बोलो आ, तो इसमें क्या होता है, जीभ के पिछले भाग पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि छोटे आ से अनार वाला बोलोगे अ, तो जीभ के बीच वाले भाग पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब बोलोगे आप आ, तो जब आप आ बोलोगे तो इसमें पता है क्या होगा, जीभ के पिछले भाग पर प्रभाव पड़ेगा, जिह्वा नीचे की ओर जाएगी और होठ चारों ओर फैल जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल, जैसे आकाश, काली, महीना, तो आप जब इन्हें देखोगे, जब आप आ का स्वर बोलोगे, आप खुद बोलकर देख लो, जब आप बोलोगे अ, तो जीभ का ना मध्य भाग ऊपर उठेगा। लेकिन जब आप बोलोगे आ, तो इसमें क्या होगा, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठेगा। तो जब पेपर में क्वेश्चन आए कि स्वरों का वर्गीकरण कीजिए, उसके उच्चारण स्थान पर चर्चा कीजिए, तो आप ना बस स्वर याद कर लो और उसके बाद खुद ही वहाँ पर प्रैक्टिस करके लिख सकते हो। इसके लिए ना आपको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत है नहीं, बस आप इसे प्रैक्टिकली करो। अब देखो, हिंदी में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आ गए हैं। हिंदी में जब अंग्रेजी शब्द आ गए हैं तो एक और प्रोनाउंसिएशन आई है, एक और उच्चारण आया है अ। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, ऑफिस, कॉप्टन,
ये दीर्घ पश्च स्वर हैं भाई, ये अंग्रेजी से आए हैं, ठीक है। अब है छोटी ई से इमली, जब हम बोलते हैं ई, तो जब आप बोलोगे ना ई, तो इसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग काफी उठ जाएगा, यानी कि हमारी जीभ का अगला भाग उठ जाता है। जैसे आप बोलोगे ई और होठ कुछ खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैज्ञानिक, रवि, तो जैसे ई का उच्चारण आप करोगे तो जीभ का अगला भाग ऊपर उठ जाएगा। ऐसे जब आप बड़ी से ईख वाला बात करोगे कि ई, तो ये दीर्घ स्वर है, इसमें लंबा समय लगता है। जबकि आप बोलोगे ई, इसमें कम समय लगा। आप बोलोगे ई, तो इसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर है, ये लंबा समय लगेगा। इसमें जीभ का जो पिछला वाला भाग है बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, होठ ज़्यादा चौड़ाई में खुलेंगे, क्योंकि आप बोलो ई, जैसे आप बोलो आदि, या आप बोलो ईख, या आप बोलो सीता, आप बोलो बड़ी, तो इन तीनों स्थिति में उच्चारित होने में समय भी ज़्यादा लग रहा है, और ये आदि, मध्य और अंत में उच्चारित होता है। अब छोटे उसे उल्लू की बात कर लो, तो जैसे आप बोलोगे उ, तो ये कैसा है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब इसमें कम समय लगता है। आपने बोला उ, इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठ जाएगा और होठ ना वृत्ताकार हो जाते हैं। होठ कैसे हो जाते हैं, एक सर्किल में हो जाते हैं। जैसे आप बोलो उ, तो इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, और होठ कैसे हो जाएंगे, वृत्ताकार। उदाहरण के लिए ऐसे बोलो आप कुमति, सुमति, मृदल, पृथुल, गुरु, साधु, तो इसमें कम समय लग रहा है, देखो आप, ठीक है भाई, होठ वृत्ताकार हो जा रहे हैं, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठ जा रहा है। अब आप बोलो बड़े ऊ से ऊन वाला ऊ, तो ये देखो समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग जो है वो बहुत अधिक ऊपर उठकर तालु तक पहुंच जाता है। जैसे आप बोलो ऊ, तो ऐसा लगेगा तालु तक जीभ का जो पिछला भाग है पहुंच गया, पीछे की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल ऊसर, ऊनी, चूहा, सत्तू, भालू, तो ये सब कैसे हैं, दीर्घ, ऊ जो है वो दीर्घ स्वर है। इसका उच्चारण जब भी आप देखोगे तो जीभ का पिछला भाग बहुत अधिक ऊपर उठ जाएगा और तालु तक पहुंच जाएगा। नहीं किनारा तो आप बोलकर देख लो। तो ऐसे छोटे से अब क्या है, एड़ी, तो आप बोलो ए। अब ये भी कैसा है, ये अग्र स्वर है, इसमें होठ दोनों ओर से ई से अधिक खुलते हैं। जब आप बोलोगे ई और जब आप बोलोगे ए, तो जैसे आप बोलोगे ए तो आपके होठ जो होंगे ना वो ज़्यादा खुलेंगे, और ई बोलोगे तो चौड़ाई में जाएंगे, तो लेकिन जब बोलोगे आप ए तो चौड़ाई में भी जाएंगे और उससे ज़्यादा खुलेंगे। सबसे ज़्यादा बोलियों में इसका अधिक प्रयोग होता है। ऐसे बड़े ए से जो ऐनक है, ये कैसा है, ये भी ह्रस्व और अग्र स्वर है। इसमें भी क्या होता है, बिल्कुल ए जैसी स्थिति दिखाई हमें देती है। तो इस प्रकार से आप आ बोलो, आ बोलो, ओ बोलो, ई उ ए, तो बोलने के आधार पर मुंह के किस भाग पर, जीभ के किस भाग पर प्रभाव पड़ रहा है, होष्टों पर प्रभाव पड़ रहा है या तालुका पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके इसी के आधार पर स्वरों के उच्चारण का क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। ऐसे आप बोलो ओ, तो जैसे आप बोलोगे ओ, तो जब आप ओ बोलोगे तो होठ आपका कैसे हो जाएगा, सर्किल में हो जाएगा। और जब आप बोलोगे अ, जब आप बोलोगे अ, तो जीभ का पिछला भाग बहुत ज़्यादा उठ जाएगा और लिखने में और का ही प्रयोग इसमें होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, स्वर की परिभाषा दो, स्वरों के वर्गीकरण का मुख्य आधार बताओ। तो मुख्य के आधार पर जीभ की स्थिति, ओष्ठ की स्थिति, मात्रा और कव्य की स्थिति पर स्वरों को बांटा गया है। आ ई और अ के उच्चारण स्थान को बताइए और प्रयत्न का उल्लेख कीजिए। तो आप खुद देखो, इसे रटोगे तो क्या होगा, रट नहीं पाओगे एक दिन में, 2 दिन में। इसे आप फील करो तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दोगे। अब देखिए, आगे स्वरों के प्रकार के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने स्वरों का उच्चारण सीखा है, अब हम स्वर के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं टोटल, और इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जब आप स्वरों का उच्चारण करते हो उसमें समय कितना लग रहा है, उस समय के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर, और एक है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में ना समय बहुत कम लगेगा, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर ली। तो अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो इसे, इसके उच्चारण में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे छोटे, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें इंग्लिश में शॉर्ट वॉवल भी कहा जाता है। आज जो हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, एक सघोष ध्वनियाँ हैं और एक अघोष ध्वनियाँ हैं। सघोष ध्वनियाँ वो हैं जिनके उच्चारण में जो हमारा मुख विवर है, मुख में जो घुमावदार है, वो थोड़ा हमेशा सदैव रहता है, और श्वास नालिका से आती हुई वायु बिना किसी अवरोध के निकल जाती है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नासिका से निकलती है, श्वास नली से निकलती है, वो भी बिना किसी रुकावट के, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्वरों को हम सघोष कहते हैं। स्वर हमेशा मुखर होते हैं भाई, ध्यान रखना।
तो अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर क्या हैं, इनमें समय बहुत कम लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे छोटा आ, ई, उ, री, ये सब ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वरों की। तो ह्रस्व स्वर के विपरीत दीर्घ स्वरों में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश में लॉन्ग वॉवेल भी कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ओ, ये सब दीर्घ स्वर है, इनमें समय ज़्यादा लगता है इनके उच्चारण में। दीर्घ स्वरों को हम संधि स्वर भी कहते हैं, यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं उनमें तो सिंगल एक ही स्वर होता है, एक ही वोवल होता है। लेकिन जब आप दीर्घ स्वरों की बात करोगे तो ये दो वोवल से मिलकर बनते हैं, दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप जब बड़े आ की बात करते हो तो इसमें दो छोटे आ मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ मतानुसार का संधि विच्छेद करो, तो आप पहले लिखोगे मत और फिर छोटे आ से लिखोगे अनुसार। लेकिन जब आप उसे मतानुसार करोगे तो वो एक ना आ के डंडा खड़ी पाई आ जाएगी। तो खड़ी पाई मैंने बताया था, जो ये डंडा सा आता है इसे क्या बोलते हैं, खड़ी पाई बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं, इनके टुकड़े आप नहीं कर सकते। लेकिन दीर्घ स्वर जो होते हैं इनमें लंबा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। सबका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो। जैसे जब आप बड़े आ से आम की बात करते हो तो इसमें दो आ मिले होते हैं छोटे वाले। ऐसे आप बड़े ई से ईख की बात करते हो तो इसमें दो छोटी ई मिली होती है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसे आप देख लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल की हिस्ट्री हमें बताती है कि संयुक्त स्वर पहले चार थे। एक छोटे ए, एक बड़े ए यानी कि एक था छोटा ओ और एक था बड़ा ओ यानी कि ओ, ये संयुक्त स्वर थे। लेकिन वर्तमान तक आते आते ये ना दो ही रह गए हैं, ए और ओ। तो जो छोटे ए से एडी है और छोटे ओ से, तो छोटा ओ जो है ओखली यानी कि, और छोटा ए, ये मूल स्वर बन चुके हैं, यानी कि ये ओरिजिनल वोवल बन चुके हैं। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषाओं में इन दो ही स्वरों का लोप हो चुका है। तो अगर हम बात करें कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो वैसे तो संयुक्त स्वर चार थे पहले, ए ओ, लेकिन लौकिक संस्कृत तक आते आते अब ये केवल दो ही रह गए हैं, एक छोटा ए और एक छोटा ओ। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं मूल स्वरों की। तो जो स्वर न अग्र रेखा के समीप हैं न पश्च रेखा के केंद्र में, इन्हें ना हम कहते हैं मूल स्वर। तो जैसे आ और आ, ये कैसे हैं, मूल स्वर हैं। देवनागरी लिपि में ना हर स्वर के लिए एक मात्रा बनाई गई है जो कि स्वरों का चिन्ह होती है। जब कोई भी व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तो कभी भी स्वर नहीं लिखा जाता, केवल उसकी मात्रा चढ़ाई जाती है। यानी कि जब हम व्यंजन के साथ लिखते हैं किसको, स्वर को, तो व्यंजन के साथ स्वर को लिखते हुए उसका वो संकेत नहीं लिखा जाता जो आप देखते हैं, बल्कि उसके लिए एक मात्रा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मात्रा के लिए हाईलाइट कर रखा है। तो जो छोटे आ से अनार है, ये एक ह्रस्व स्वर है और इसके लिए कोई मात्रा नहीं होती। जबकि बड़े आ के लिए एक खड़ी पाई होती है। छोटी ई के लिए उसके सामने मैंने हाईलाइट कर रखा है, बड़ी ई के लिए भी हाईलाइट कर रखा है। तो आप ये मात्राएं आप देख सकते हो। इससे ये पता चलता है कि जब हम व्यंजन के साथ, किसके साथ, व्यंजन के साथ हम स्वरों का जब प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ वोवल का जब हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम मात्राओं का ज्ञान रखते हैं और उसके लिए मात्राओं को हम चढ़ाते हैं। ठीक है भाई। तो ये मात्राओं को मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हो, और आप सभी को पता भी होगा ये सब मात्राएं हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए इन मात्राओं का प्रयोग कैसे शुरू हुआ। तो मात्राओं का प्रयोग कैसे शुरू हुआ भाई, स्वरों का जब हम व्यंजन में प्रयोग करते हैं तो किसका कैसे यूज़ करते हैं, हम उसे मात्रा के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है भाई। यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आप इनके उत्तर देने में सक्षम हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनुनासिका की। तो स्वरों के उच्चारण में अनुनासिका की स्थिति बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें वायु का कुछ अंश नाक से निकलता है, यानी कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है, जो हमारी तालु है वो बीच में बिल्कुल लटकी रहती है और वायु का कुछ अंश नाक से भी निकल जाता है। जैसे आप बोलो अंग, इ, उ, ए, ऐसे आप बोलोगे तो ये क्या हैं, इन्हें कुछ में ज़्यादा हवा निकलती है तो उन्हें पूर्ण अनुनासिक कहते हैं, कुछ में कम हवा नाक से निकलती है उसे अल्प अनुनासिक कहते हैं। यानी कि स्वरों के उच्चारण में वायु का जब कुछ अंश नाक से निकले तो हम उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसी प्रकार से एक स्वर होता है आघात स्वर। देखो आघात का मतलब ही होता है चोट पहुंचाना, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा बल दिया जाए, ज़्यादा जोर देकर उन्हें बुलाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आघात स्वर कहते हैं। अब इसमें भी ना तीन टाइप के होते हैं।
एक होता है बलाघात, जिसमें ज़्यादा बल दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है संगीतात्मक, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो उसमें पता है क्या होता है, अपने आप ही ना लय आ जाती है, एक धुन आ जाती है। जैसे आप बोलो, क्या तुम घर जाओगे, तो जब आपने कहा जाओगे, तो जाओगे के उच्चारण में कुछ ऊंचे स्वर में होगा, क्या तुम घर जाओगे। तो देखो भाई, तो जैसे आप नॉर्मल भी बोल लो, ऐसे बोल लो जाओगे, तो जब भी आप जाओगे बोलोगे तब भी तो उसमें स्वर आ रहा है एक। तो ये संगीतात्मक स्वराघात है। ऐसी रूपात्मक स्वराघात, इसमें ना कंठ का स्वर देखो, हर किसी का कंठ का स्वर अलग अलग होता है, हर किसी के बोलने का तरीका अलग अलग होता है। इसी से हर व्यक्ति की पहचान होती है। कई बार आप पता है क्या है, कई बार केवल और केवल आप आवाज़ सुनकर पहचान लेते हो वो बंदा कौन है। उसका रीज़न यही है, क्योंकि हर किसी का कंठ अलग अलग होता है, इसलिए हर किसी के बोलने के तरीके अलग होते हैं और उसके उच्चारण करने के तरीके होते हैं। तो व्याकरण में ना इसका ज़्यादा योगदान नहीं है। तो अनुनासिक स्वर कौन से हैं, जिनमें वायु का अंश किससे निकले, नाक से। आघात स्वर कौन से हैं, जिसमें आप स्वरों को बोलते समय उसमें क्या लगे, एक बल लगे, एक ज़्यादा जोर देकर उसमें बोला जाए। और संगीतात्मक क्या है, जिसमें एक लय निकले, एक ध्वनि आए। शब्दों में आलोप की स्थिति, यानी कि जो छोटे आ से अनार है, ये शब्दों में किस प्रकार से लोप हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि क्यों अभी हमने पढ़ा कि जो छोटा आ है इसमें स्वर की मात्रा नहीं होती, यानी कि जब व्यंजनों के साथ इसे लिखा जाता है तो इसमें के लिए मात्रा का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हिंदी में एक शब्द बोलते हो लड़की, तो लड़की शब्द को जब आप विच्छेद करोगे तो सबसे पहले ला लिखोगे, फिर उसके साथ आ लिखोगे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि जो आ है वो हर व्यंजन में होता है। जैसे आप खाली का भी लिख लो, तो जब खाली का लिखोगे तो उसका उसका आप स्वर विच्छेद करोगे, तो पहले आप का लिखोगे, उस पर हलंत लगाओगे और फिर छोटा आ लिखोगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो लिखा है, लड़की में ला के अंदर ना खुद ही छोटा आ है, इसी प्रकार से डा के अंदर भी खुद ही छोटा आ है, जबकि का के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी रही है। तो इससे पता चलता है कि छोटा आ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये हर एक व्यंजन में अपने आप से होता है। लेकिन आजकल समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं। आज पता है क्या है, हम इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी में हिंदी बोल रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी में हिंदी बोल रहे हैं कि अपने आप से ही ना आ का लोप हो जाता है। जैसे जब हम बोलते हैं राम, तो जब आप राम बोलोगे तो राम में तो आ है लेकिन माँ में नहीं है, लेकिन लिखते हम राम है, लेकिन जो ओरिजिनल लिखा जाएगा ना राम, उसमें माँ में हलंत आना चाहिए, क्योंकि माँ में आ नहीं है। ऐसे आप बोलो चुप, आप बोलो कुल, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण हम करते तो हैं लेकिन ये वैसे नहीं है जैसा हम सोचते हैं। उसका रीज़न ये है कि माँ में आप देखोगे मैंने हाईलाइट कर रखा है, हलंत लगा होता है। तो चीज़ों को समझो तभी चीज़ें समझ में आएंगी। कुल मिलाकर एक लाइन ध्यान रखना, जो आ शब्द है, ओ माफ़ कीजिएगा, जो आ स्वर है इसमें मात्रा नहीं होती है। तो ऐसे में शब्द के अंत में या शब्द के मध्य में आ का लोप हो जाता है। लाइक डैट, जैसे आप देखोगे आम का लिखित रूप आम है, लेकिन जब हम आम को बोलते हैं तो हम माँ में ना आ नहीं लगाते, यानी कि जब आप आम लिखोगे तो आम में माँ के अंदर भी आएगा, क्योंकि माँ का अगर आप स्वर विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे, माँ प्लस में छोटा आ लिखोगे। लेकिन जब हम बोलते हैं आम, तो आप बोलो आम, आम में जो हमारा उच्चारण है वो माँ पर ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि माँ के आगे आ ही नहीं रहा, जबकि लिखित रूप में आ रहा है। तो ऐसे बोलो आप कल, आप बोलो चार, आप बोलो पाँच, आप बोलो पेड़, इन सब में जो अंतिम व्यंजन है, इन सब में स्वर तो है, लेकिन लिखित रूप में बोलते समय इसमें स्वर नहीं है। ऐसे शब्दों के मध्य में भी आ का लोप हो जाता है। जैसे आप बोलो लड़का, आप बोलो जनता, मछली, गिनती, सरसों, निकला, फरसा, इन सब में आपके ना जितने भी बीच के व्यंजन हैं, इन सब में क्या होता है, स्वर का लोप हो जाता है। तो जो आ है इसकी एक विशेष स्थिति है, क्योंकि इसकी अपने एक मात्रा नहीं है। आगे कुछ एग्जाम्पल और प्रश्न दिए हैं, और लास्ट में बचता है मानक स्वर। तो मानक स्वर क्या होते हैं, तो जो स्वर किसी भाषा विशेष के ना होकर विभिन्न भाषाओं के स्थान निर्धारण के लिए बताए जाते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड वोवल कहा जाता है या फिर मानक स्वर कहा जाता है। मानक स्वरों को आदर्श स्वर भी कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण के लिए हमें जीभ के स्थान का सही अध्ययन करना चाहिए, और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो मानक स्वर क्या है भाई, जो किसी भाषा विशेष के नहीं होते बल्कि विभिन्न भाषाओं में अलग अलग इनका स्थान होता है, इन्हें ही हम मानक स्वर या फिर आदर्श स्वर कहते हैं। चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आगे चैप्टर के कुछ प्रश्न हैं और फिर चैप्टर का एक सारांश दिया हुआ है। चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न सिर्फ ये बनेगा कि स्वर की परिभाषा देते हुए आप स्वर के विभिन्न उच्चारण स्थानों का वर्णन कीजिए।
तो जो वो आपने पढ़ा था ना कि आ कहाँ से निकलता है, तो इस समय होठ खुल जाते हैं, जीभ का मध्य भाग कुछ ऊपर उठता है, वो वाला पैराग्राफ आप पूरा इस आंसर में लिखोगे। आई होप सो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो।